आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं। ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते। तो ये हमारा प्रश्न है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या उनके गुण धर्म है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए संक्रमण धातुओं जिनके अंतर्गत डी ब्लॉक के तत्व आते हैं के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित है। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात हमको समझना है। तो देखिए कह रहा है कि लगभग सभी संक्रमण तत्व अविधात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कहने का मतलब ये है कि धातुओं जैसे लक्षण, अविधात्विक मतलब धातुओं जैसे, तन्यता जैसे तानने पे धातुएं खिंच जाती हैं तो डक्टिलिटी, वर्धनीयता खिंच जाना, मेलिएबिलिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उच्च तापी तथा विद्युत चालकता, इनमें टेम्परेचर को सहने की क्षमता है और इसमें बिजली का प्रवाह हो सकता है तो विद्युत चालकता, तथा धात्विक चमक दर्शाते हैं। जो धातुएं हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे सोना अलग तरह से चमकता है, चांदी अलग तरह से। तो ये धातुओं में जो चमक होती है वही चमक इनमें भी पाई जाती है। अब अगला है कि मरकरी को छोड़कर जो कमरे के ताप पर द्रव है अन्य संक्रमण तत्वों की अभिधात्विक संरचनाएं होती हैं। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव है, बाकी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सब धातुओं जैसे लक्षण दिखाते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं जैसे मेटल के होते हैं धातुओं के, तथा असंक्रमण तत्वों की तुलना में इनकी वाष्पन ऊष्मा उच्च होती है। तो जो असंक्रमण तत्व हैं यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो इनकी वाष्पन ऊष्मा उच्च होती है, यानी इनको वेपर बनाने में जो एनर्जी देना पड़ता है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। ये कहने का मतलब एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों के घनत्व तो उच्च होते हैं। तो एस ब्लॉक की तुलना में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होती है। डी ब्लॉक के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जाएं एफ ब्लॉक के तत्वों से अधिक परंतु पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती हैं। ये जो 5 लिखा है इसका मतलब एफ ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक के तत्व इनकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो एफ ब्लॉक के तत्वों से अधिक यस होना चाहिए, यस एफ नहीं यस, एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक परंतु पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं एस ब्लॉक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और पी ब्लॉक से कम होती है। इनकी प्रवृत्ति विद्युत धनात्मक होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, सब कुछ पीछे पड़ चुके हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ये अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनके यौगिक सामान्यतया अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल उसी को पॉइंट वाइज लिखा गया। ये अन्य धातुओं के साथ मिश्रातु यानी एलॉय बनाते हैं। ये कुछ तत्वों जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के साथ ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, यानी स्पेस उनके अंदर खाली स्पेस पाया जाता है, ऐसे यौगिक बनाते हैं।
अधिकांश संक्रमण धातुएं जैसे MnNi, CO, Cr, V, Pt आदि तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इनका मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वैलेडियम, प्लेटिनम ये सब ऐसी मिश्र धातु ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिनका उपयोग हम लोग उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में करते हैं, यानी दूसरे अभिक्रिया के इनमें इनको डाल देने पर वो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातुएं कहलाते हैं क्योंकि ये तत्व अधिक विद्युत धनात्मक एस ब्लॉक के तत्वों तथा कम विद्युत धनात्मक एस ब्लॉक के तत्वों से मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं तथा आवर्त सारणी में इनका स्थान एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में होता है। तो ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातुएं कहलाते हैं क्योंकि ये तत्व अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं एस ब्लॉक के तत्वों से तथा कम विद्युत धनात्मक होते हैं पी ब्लॉक के तत्वों से। इसको ध्यान देना है, पी होना चाहिए। तो यस और पी के बीच कुल मिलाकर के इनकी विद्युत धनात्मकता पाई जाती है और आवर्त सारणी में इनका स्थान यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में है। ZnCd तथा Hg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र क्या होता है? N-1d10NH2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये सब हम पीछे देख चुके हैं। जब हम इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उसको 1s, 2s, 2p3s, 3p4s ये जो अफबाउ नियम के हिसाब से हमने पढ़ा था उसमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में N-1d10NH2 ये हमको मिलेगा। इन तत्वों में कक्षक तलस्थ सामान्य अवस्था में तथा साधारण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी पूर्ण पूरित होते हैं, अर्थात इनकी पारमाणविक अवस्था अथवा किसी भी एक आयनिक अवस्था में उपकोष अपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ये भरा हुआ है डी में 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में विपरीत चक्रण का यानी अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 10 हो गया। तो वही कह रहा है कि इन तत्वों में कक्षक तलस्थ यानी सामान्य अवस्था में तथा साधारण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी पूर्ण बढ़ित होते हैं, पूरे भरे हुए हैं। यस भी पूरा भरा है, डी भी पूरा भरा है, अर्थात इनकी परमाणविक अवस्था अथवा किसी भी एक आयनिक अवस्था में उपकोष पूर्ण रूप से अपूर्ण नहीं होते। तो डी उपकोष जो है वो पूरा भरा है, अपूर्ण नहीं है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन तत्व नहीं कहा जा सकता। तो ZnCd Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, डी ब्लॉक के हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, ये बात समझना है, क्योंकि इनमें डी और एस ये मतलब ये डी जो उपकोष है पूर्ण रूप से भरित है, अपूर्ण नहीं है। परमाणुक अवस्था और किसी भी आयनिक अवस्था में मतलब न एटॉमिक स्टेट में और न आयनिक स्टेट में अपूर्ण है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, कह रहा है संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अभिन्न है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें अंतर पूछ रहा है। तो देखिए, संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1d 1 to 10 तक होते हैं और यस में भी 1 से 2 प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मतलब ये अपूर्ण होता है डी वाला, और इसी प्रकार यस में 1 से 2 तक प्रकार के होते हैं तथा इस प्रकार इनमें अपूर्ण डी ऑर्बिटल होती हैं। तो डी पूरी भरी नहीं होती, 1 से 10 तक इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 10 होने में पूर्ण भरा हो जाता है, तो 1 से लेकर 10 तक बीच में कुछ भी हो सकता है। जबकि असंक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल नहीं पाई जाती है। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल नहीं पाई जाती। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N1 से लेकर 2 तक या
NH2 या फिर Np से 6 प्रकार के होते हैं। तो d ऑर्बिटल नहीं पाई जाती है संक्रमण तत्वों में। तो इसमें देखिए S भी है, P भी है, लेकिन D नहीं है। तो ये बात को ध्यान देना। और D में भी 3 ऐसे हैं ZnCDHG जिनमें D में अपूर्ण मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसलिए D एलिमेंट D सबसेल के एलिमेंट होने के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। कह रहा है लैंथेन आयोडों द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। 2014 में क्लास 12 के एग्जाम में पूछा गया है। तो लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। तो आवर्त सारणी के वर्ग 3 के सदस्यों से प्रत्याशित होता है कि लैंथेनाइड की एक समान +3 ऑक्सीकरण अवस्था उनकी एक विशेषता है। तो पीछे हमने जो टेबल देखा है, तो एनसीईआरटी में जो हमने पढ़ा उसमें लैंथेनाइडों की जो ऑक्सीकरण स्टेट था वो +3 था। मुख्य रूप से विशेषता +3 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी विशेषता है। त्रिधनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था 6s2 इलेक्ट्रॉन और एकाकी 5d इलेक्ट्रॉन, अथवा यदि कोई 5d इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो तो F इलेक्ट्रॉनों में से एक के उपयोग के अनुसार होती है। तो कुल मिला के बातें निकल के आई कि जो त्रिधनात्मक है लैंथेनाइड उसमें क्या है 6s2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और 5d में मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई एक आध इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अथवा यदि 5d में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो फिर F में से एक के उपयोग के अनुसार होती है, मतलब F में फिर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग अपेक्षाकृत निम्न होता है। अब देखिए आगे जो बात स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो उनका योग निम्न होता है यानी कम आता है, जिससे ये तत्व उच्च विद्युत धनी होते हैं और तत्परता से +3 आयन बना लेते हैं। तो चूंकि आयन पहली 3 आयनन एंथैल्पियों का योग कम होता है, आयनन एंथैल्पी का हमने आपको मतलब बताया था कि आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, तो आयन बनाने के लिए जब ऊर्जा कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल करके आयन बना सकता है। इसीलिए +3 आयन बनाने में ये मतलब मुख्य रूप से बना पाते हैं। यद्यपि जलीय विलयन में तथा ठोस अवस्था में सीरियम Ce+4 यानी चतुर्धनात्मक तथा सैमेरियम, यूरोपियम और इटर्बियम Sm+2, Eu+2 और Yb+2 द्विविद्युत धनात्मक आयन दे सकते हैं यानी द्विधनात्मक आयन दे सकते हैं। तो +3 सामान्यता होता है, लेकिन जलीय विलयन की अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था में सीरियम +4 स्टेट में रहता है और सेमेरियम, यूरोपियन और इटर्बियम ये सब +2 स्टेट में रहते हैं। अन्य तत्व ठोस अवस्था में +4 अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था दे सकते हैं और अन्य तत्व हैं जो सॉलिड स्टेट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। MX3 का अपचयन न केवल MX2 अपितु विशेष स्थिति में जटिल अपचयित स्पीशीज भी दे सकता है। तो जो MX3 यानी MX3 मॉडल का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए हैं, तो उसका अपचयन होगा। अपचयन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। घटने का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनों का आना, आएंगे तो घटेगी, तो इसीलिए MX3 से MX2 बनेगा जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी त्रिधनात्मक से द्विधनात्मक हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि MX3 का अपचयन यानी रिडक्शन न केवल MX2 अपितु विशेष स्थिति में जटिल अपचयित स्पीशीज भी देता है यानी और कॉम्प्लेक्स रिडक्शन स्पीशीज देता है। अब देखिए कह रहा है कि लैंथेनाइडों के लिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था की धारणा पर्याप्त दृढ़ हो गई है तथा अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रायः असंगत कहा जाता है। तो जो लैंथेनाइड है उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनरली +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसके तत्व पाए जाते हैं। तो जो अन्य अवस्थाएं हैं
वो प्रायः असंगत उनको कहा जाता है। मतलब अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की नहीं है तो उसको माना जाता है कि ये जो है लैंथेनाइड में सही तरीके से संगत रूप से नहीं बैठ पा रहा है। तो विभिन्न लैंथेनाइडों की ऐसी असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं अग्र प्रकार प्रदर्शित की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया है। +2 भी हो सकती है, +3, +4, +5, +6, लेकिन +3 देखिए जनरली ज़्यादातर की है। लेकिन ये Ce+4 भी दे सकता है, कभी कभी +5, कभी कभी +6। Pr हमारा +4 प्लस कभी कभी +5, Nd कभी कभी +4, Tb +3 भी +4 में भी रहेगा, Dy कभी कभी +4 में, Lu कभी कभी +4 में, इसी प्रकार Lu कभी कभी +2 में भी रहेगा, और Lu ज़्यादातर +2 और +3 में रहता है। कभी कभी Yb कभी कभी Tm हमारा +2 स्टेट शो करेगा। Eu जनरली +2 और +3 में रहता है। Sm जनरली +3 और +2 में रहता है। तो लैंथेनम तथा लैंथेनाइडों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बिंदुवत रेखाएं संदिग्ध या अल्पस्थायी संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। तो डॉट डॉट का मतलब कभी कभी और जनरली का मतलब पूरी लाइन खींची गई है। तो इस बात को समझना। तो देखिए कह रहा है कि यदि हम यह मान लें कि रिक्त अपूर्ण या पूर्ण या कोष के साथ विशेष स्थायित्व संबंधित होता है तो एक निश्चित सीमा तक +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की उपस्थिति का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के साथ सामंजस्य किया जा सकता है। तो कह रहा है कि अगर आधे भरे हुए या फिर पूरे भरे हुए या कोष के स्थायित्व की बात करें तो एक निश्चित सीमा तक +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की उपस्थित का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के साथ सामंजस्य किया जा सकता है। कहने का मतलब +2 और +4 में जनरली पाए जाते हैं, इसके बाद +6, +5 ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार La, Gd और Lu केवल त्रिधनात्मक आयन निर्मित करते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से La+3 आयन में उत्कृष्ट गैस का विन्यास बन जाता है। तो La, Gd, Lu और La मतलब ये त्रिधनात्मक ही दिखाते हैं। देखिए La में भी +4 भी है लेकिन जनरली त्रिधनात्मक ही दिखाते हैं। तो वही कह रहा है कि La, Gd और Lu इस प्रकार La, Gd और Lu केवल त्रिधनात्मक आयन निर्मित करते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से La+3 आयन में उत्कृष्ट गैस का विन्यास बन जाता है। तो चूंकि La+3 में उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस यानी बाहरी कक्षा में 2, 8, 18, 18, 32 ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उन्हें फिर किसी इलेक्ट्रॉन की न जरूरत पड़ती है न निकालने की जरूरत पड़ती है। और दुनिया की हर चीज़ स्थायित्व चाहती है। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसलिए कि पैसा आने लगेगा और हमारा जीवन स्थायित्व रूप में अच्छे से चल पाएगा। तो चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उत्कृष्ट गैस का विन्यास बन जाता है तो इसीलिए La, Gd, Lu केवल त्रिधनात्मक आयन निर्मित करते हैं। Gd+3 तथा Lu+3 आयनों में क्रमशः स्थायी विन्यास 4f7 तथा 4f14 से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं होता क्योंकि M+3 आयनों की अपेक्षा M+2 अथवा M+1 आयनों की जालक अथवा जलयोजन ऊर्जाएं लघु M+3 आयनों के लवणों की योगात्मक जालक या जलयोजन ऊर्जाओं की अपेक्षा कम होती हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि देखिए 4f7 है, 4f14 है, ये आधा भरा हुआ F कक्षक उपकोष है, ये पूरा भरा हुआ। तो आधे और पूरे भरे हुए उपकोष ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि स्थायी विन्यास 4f7 तथा 4f14 से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं होता। क्यों? क्योंकि M+3 आयनों की अपेक्षा M+2 अथवा M+ आयनों की जालक अथवा जलयोजन ऊर्जाएं लघु M+3 आयनों के लवणों की योगात्मक जल या जलयोजन ऊर्जाओं की अपेक्षा कम होती हैं। तो M+3 की तुलना में M+2 और M+1 की अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो
इनकी कम होती है M+3 की तुलना में। तो इसलिए M+2 तथा M+1 आयन बनाना है। तो ये लघु M+3, जाहिर सी बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये ज़्यादा छोटा होगा, ज़्यादा छोटा होगा तो हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। जितना छोटा उतना ज़्यादा उसमें पानी के अणु चिपकने की जगह खाली रहेगी। तो वही कह रहा है कि M+3 जो है इसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का योग अपेक्षाकृत कम होता है इनकी तुलना में। तो जब जिसकी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि M+3 बनाने में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि कम ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए M+3 ज़्यादा बनाएगा। और स्थायित्व के तौर पे भी हम लोग इसको बता सकते हैं कि 4f7 और 4f14 ज़्यादा स्थायी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं होता। सबसे अधिक स्थायी द्वि या चतुर्थ धनात्मक आयन उन तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं जो ऐसा करके F9, F7 तथा F14 विन्यास प्राप्त कर सकते हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसा होता है। इस प्रकार सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में आकर F0 विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो सीरियम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसमें F उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। यूरोपियम तथा इटर्बियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रमशः F7 तथा F14 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी देखिए पूर्ण स्थायी होगा, क्योंकि आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ ज़्यादा स्थायी होता है, इसीलिए इटर्बियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता। ये तथ्य इस धारणा का समर्थन करते प्रतीत होते हैं कि लैंथेनाइडों के लिए +3 के अतिरिक्त दूसरी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अस्तित्व निर्धारित करने में F0, F7 तथा F14 विन्यासों का विशेष स्थायित्व महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर चूंकि ज़्यादा स्थायी होते हैं इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा सोलती, परंतु यह तर्क कम निर्णयात्मक हो जाता है जब हम देखते हैं कि सेमेरियम और लूथियम F6 तथा F13 विन्यास रखते हुए M+2 आयन बनाते हैं, M+ आयन नहीं। तो हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए उपकोष या कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए ऐसा है क्योंकि जो सिमेरियम और लूथियम है इनमें देखिए ना आधे भरे हुए कक्षक हैं ना पूर्ण भरे हुए, फिर भी ये ज़्यादा स्थायी हैं और M+2 और M+ आयन की स्थिति में रहकर भी ये स्थायी है। तो ये हमारे लिए एक एक्सेप्शन है। आगे भी क्या कह रहा है कि साथ ही प्रेजियोडियम एवं नियोडियम F1 तथा F2 विन्यासों के साथ M+4 आयन बनाते हैं, परंतु कोई पंच या खष्ट संयोजक प्रकार के आयन नहीं बनाते। तो M+4 स्टेट में हमारा प्रेजियोडियम तथा नियोडियम पाया जाता है, जिसमें प्रेजियोडियम में F1 और नियोडियम में F2 स्टेट होती है, और ये कोई पेंटा या हेक्सा टाइप के हेक्सावैलेंट आयन नहीं बनाते। इसमें संदेह नहीं है कि Sm+2 और विशेषकर Tm+2, Pr+4 तथा Nd+4 अवस्थाएं बहुत अस्थायी हैं, परंतु यह विचार भी संदिग्ध है कि F0, F7 या F14 विन्यास के केवल समीप पहुंच जाना ही स्थायित्व के लिए सहायक होता है, चाहे ऐसा कोई विन्यास प्रस्तुत वस्तुतः प्राप्त नहीं भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि आधे भरे हुए पूर्ण भरे हुए कक्षक स्थायी होते हैं। यही कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे सारे एलिमेंट हैं जिनमें F0, F7 या F14 स्टेट नहीं भी है, फिर भी वो स्थायी है। Nd+2 F4 का अस्तित्व यह विश्वास करने के लिए विशेष निर्णयात्मक प्रमाण है कि यद्यपि F0, F7 या F14 विन्यास का स्थायित्व ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व निर्धारण करने में एक घटक हो सकता है, यद्यपि अन्य ऊष्मागतिकी तथा गतिकी घटक विशेष भी हैं जिनका समान या अधिक महत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आधे भरे हुए पूर्ण भरे हुए कक्षकों या उपकोषों के आधार पर ही हम किसी को
ज़्यादा स्थायी या कम स्थायी नहीं कह सकते, और ऊष्मागतिकीय घटक या गतिकीय घटक या अन्य ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो तत्व या यौगिक या कंपाउंड या एलिमेंट या आयन के स्थायित्व को प्रकट करते हैं। मेन रूप से कहने का मतलब ये निकल करके आता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। कह रहा है कांड देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो एक एक को हम लोग स्टडी करते जाएंगे और समझते चले जाएंगे। कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ दियर कंपाउंड सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पहला है, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो पदार्थों के अनुचुंबकीय चुंबकत्व की उत्पत्ति यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जोड़े में नहीं होते, जबकि प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। संक्रमण धातु आयनों में प्रतिचुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व दोनों होते हैं, अर्थात इनमें दो विपरीत प्रभाव पाए जाते हैं। तो जो ट्रांजिशन आयन होते हैं इनमें डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों बिहेव करने वाले पाए जाते हैं। इसलिए परिकलित चुंबकीय आघूर्ण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण माना जाता है। तो इसलिए जो कैलकुलेट करने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट आता है वही इनका माना जाता है। जैसे डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या बनेगा, Sc+3 बनेगा या Ti+4 बनेगा, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो Cu+2 की स्थिति होगी या Zn+2 की स्थिति होगी। तो कह रहा है इन विन्यासों को छोड़कर संक्रमण धातुओं के सभी सरल आयनों में इनमें n-1 ड्यूब कोषों में अगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं हमारे, उनमें एक के बाद जो अंदर वाली दूसरी कक्षा है जो डी उपकोष जिसमें होंगे, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये n-1d का मतलब बाहर से एक अंदर वाली कक्षा में डी उपकोष की बात हो रही है। तो वही कह रहा है कि इनको छोड़ दिया जाए, Sc+3 स्टेज, Ti+4 स्टेज या Cu+1 स्टेज या Zn+2 स्टेज, तो इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें सब में n-1d सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते। अतः ये अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं। इसीलिए जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऐसे युग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कोणीय संवेग कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित होता है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो कक्षीय यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के यौगिकों में कक्षीय कोणीय संवेग को योगदान प्रभावी रूप से समित यानी क्वेंच हो जाता है, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं होता। समित का मतलब सममित आ जाती, जैसे सिमेट्री किसी चीज में हो। तो इसलिए जो कक्षीय कोणीय संवेग है ऑर्बिटल मोमेंटम कोणीय, वो जो है योगदान प्रभावी रूप से क्वेंच हो जाता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अब देखिए कह रहा आता है इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना निम्नलिखित प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा की जाती है। जो फार्मूला क्या है, μ=√n+2, जहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा चुंबकीय म्यू जो है, म्यू ये डबल लाइन खिंच गई है, म्यू हमारा चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन है। अतः एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण
1.73 बोहर मैग्नाट टन होता है। तो अगर यहाँ पर हम 1 रख दें n की जगह तो वैल्यू 1.73 आएगी। कहने का मतलब ये है, ये फार्मूले पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं एनसीईआरटी में भी और अभी ऊपर भी आया था। आगे कह रहा है कि संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि इनके परमाणुओं में अग्नित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी एटमाइजेशन की एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो उच्च होती है। इस प्रकार इनमें प्रबल अंतरा परमाणुविक अन्योन क्रियाएं होती हैं। जैसी बात है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उच्च है, यानी तोड़ करके परमाणु अणु है तो उसको परमाणु बनाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ऊर्जा कब देनी पड़ेगी, जब उनमें जो बांड है वो ज़्यादा मजबूती से बंधे होंगे, तभी तो तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि इस कारण इनमें प्रबल अंतरा परमाणुविक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। प्रबल होंगी तभी तो परमाणुओं के अंदर के बांड प्रबल होंगे तो तोड़ने में कठिनाई होगी। इसीलिए कणन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उच्च है तथा इसीलिए परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंध उपस्थित होते हैं। ऐसी बात है कि तोड़ने में ज्यादा ताकत पड़ रही है तो बंध प्रबल ही होगा। अधिकांश संक्रमण धातु आयन विलयन तथा ठोस अवस्थाओं में रंगीन होते हैं। तो आयन की अवस्था हो या सॉलिड स्टेट हो, ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादातर रंगीन यानी कलर्ड होते हैं। ऐसा दृश्य प्रकाश के आंशिक अवशोषण के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विजिबल लाइट होती है उनको ये पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरी तरह से नहीं अवशोषित करते, आंशिक यानी पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेते हैं वही बाद में निकलता है प्रकाश, तो हमारी आंखों में रंगीन दिखाई देता है। अवशोषित प्रकाश इलेक्ट्रॉन को समान ड्यूब कोश के एक कक्षक से दूसरे कक्षक में उत्तेजित कर देता है। जाहिर सी बात है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उसको जब भी अवशोषित करेंगे तो उस ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन डी उपकोश के एक कक्षक से किसी दूसरे में उछल करके चला जाता है एक्साइट होकर के। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण धातु आयनों के डी कक्षकों में होते हैं इसलिए ये डी संक्रमण कहलाते हैं। तो चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में होते हैं तो जाहिर सी बात है डी से डी में जा रहा है, इसलिए डी संक्रमण कहलाते हैं। संक्रमण धातु आयनों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके होने वाले डी संक्रमण के कारण ही ये रंगीन दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उछल के जब जाते हैं तो ऊष्मा खर्च होती है और फिर नीचे जब आते हैं तो ऊष्मा निकलती है प्रकाश वाली, तो वही कलर हमको आंखों में दिखाई देते हैं, इसीलिए ये रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ऊपर पढ़ चुके हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिकों के बनाने के गुण के कारण होता है। तो जो ये संक्रमण धातुओं का गुण है, कैटालिस्ट जो है, तो संक्रमण धातुओं का यह गुण परिवर्तनशील संयोजकता यानी बार बार इनकी संयोजकता बदल सकती है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के कारण होती है। जैसी बात है कोई चीज़ कैटालिस्ट की तरह काम करती है तो किसी रिएक्शन में वो जुड़ेगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगी, फिर हट जाएगी रिएक्शन होने के बाद। तो ये गुण के कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी या उत्प्रेरकीय सक्रियता दिखाते हैं। वैनेडियम ऑक्साइड संपर्क प्रक्रम यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से में यूज होता है, जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सूक्ष्म विभाजित आयरन हाइबर प्रक्रम में अगर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो अमोनिया जो बनाई जाती है हाइबर प्रोसेस में, उसमें यूज होता है। निकेल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरक के कुछ उदाहरण हैं। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक के पृष्ठ के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। तो जैसे किसी जानवर की पीठ में कोई चीज़ लाद दी जाए और दूसरी जगह लेके चला जाए, उसी प्रकार जो हमारा उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट होता है
इसकी पृष्ठ पर जो अभिक्रिया करने वाला पदार्थ है उसके अणु जुड़ जाते हैं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंध यानी बांड बना लेते हैं, इसीलिए संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3d एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिपारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। जैसे बात ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ेगा हमारे कैटालिस्ट से तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन का मतलब ज्यादा सांद्र हो जाना, गाढ़ा हो जाना, तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। अब ज्यादा लोग लटक जाएंगे उसके साथ तो बांड दुर्बल हो जाएंगे, टूटने की स्थिति हो जाएगी। इन कारण सक्रिय ऊर्जा का मान घटता जाता है, इसलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घट जाती है और ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चूंकि चेंज हो जाता है, बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकती हैं, इसलिए इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अब उदाहरण देखिए दिखा रहा है कि आयरन है Fe+3 आयोडाइड आयन तथा पर सल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं उत्प्रेरित करता है। पीछे भी पढ़ चुके हैं तो 2I- + H2O8 - 2 ये पर सल्फेट आयन है। इसकी रिएक्शन हुई आयोडाइड आयन से तो आयोडीन बन गई और SO4 - 2 बन गया। इस उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अब ये उत्प्रेरकीय अभिक्रिया हुई कैसी, तो देखिए पहले क्या हुआ, Fe+3 आयन आयोडाइड आयन से जुड़ा तो Fe+2 बना दिया, आयोडीन बना दिया, आयोडीन निकल गई, ऊपर का मतलब उड़ गई भाप के रूप में। फिर Fe+2 H2O8 - 2 से जुड़ा और Fe+3 के रूप में खुद अलग हो गया और H2O8 - 2 को SO4 - 2 में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।